बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद करेंगे अपने तमाम हम देखने वालों को। नाज़रीन, याद रहे कि ये पहले ही ऐलानात किए गए थे कि सियासी माहौल गरमा दिया जाएगा जैसे ही ईद कुर्बा गुजर जाएगी। ईद कुर्बा तो गुजर गई, सियासी माहौल भी यके बाद दीगरे हमें ऐसा नजर आ रहा है कि हीटअप होता चला जा रहा है। कुछ दिन पहले जो विफाकी बजट पेश किया गया उसने अवाम की चीखें तो निकलवाई, मगर अवाम के अंदर गमो गुस्सा भी शदीद हो गया। क्या इस गमो गुस्से का फायदा अपोजिशन की चलाई जाने वाली तहरीक समेट सकेगी? पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं या रूनुमा होने के करीब है, इस पर आज हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम मुकाबले में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब, अब बात करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। जी, मैं दुरानी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं ये एक इनको मैं ये ले लेता हूँ लिबर्टी कि ये बिग पिक्चर मैन है। ये इनसे लार्जर पिक्चर की हम बात करते हैं कि अगर एज कोई बाहर से पाकिस्तान आए तो उसको पाकिस्तान कैसा नज़र आएगा, और ये बजाय कि निटी गिटी छोटी चीज़ें कि ऊपर से पाकिस्तान कैसा नज़र आ रहा है और किधर सिमत किधर है, सियासत की, अवाम की, मईशत की, फॉरेन पॉलिसी तो छोड़ ही दें फ़िलहाल इन चीज़ों पे। तो मैं दुरानी साहब आपसे शुरू जो करना चाह रहा हूँ उसका इब्तिदाइया थोड़ा सा मैं ये दे देता हूँ कि बजट अभी आया है, उसके ऊपर अब बहस चलती रहेगी और फिर देखना है कितना एक्सेप्ट होगा कितना नहीं होगा। मगर बजट से क्लियरली गवर्नमेंट के मूड का पता चल गया है कि ये कोई मुल्क संवारने का इनका कोई मूड नहीं है। इन्होंने बड़ी बड़ी उसको, ये एक पॉलिटिकल बजट है, इसके अंदर उन्होंने पावर लॉबीज़ को नहीं छेड़ा, जैसा कि ना उन्होंने रिटेलर को जाना, बड़े एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं छेड़ा। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात कि ब्यूरोक्रेट्स को बड़ा नवाजा है और पॉलिटिशियन को नवाजा है कि इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि 30% उन्होंने अपना खर्चा बढ़ा के 40% के टैक्स लगा दिए हैं, और अवाम के अंदर इस जो 30% 40% के टैक्स हैं इसका मेजर चंक जो है वो आम आदमी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में सेल्स टैक्स, जीएसटी उन मदों में लगेगा। मगर उसके बावजूद जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनके लिए पीएसडीपी ओवरऑल जो है 1500 अरब रुपया उन्होंने वफाक के लिए पीएसडीपी और 2000 के करीब अरब रुपया सूबों में दे दिया है, और वफाक के अंदर वो तकरीबन 75 अरब रुपया उन्होंने एमएनए हजरात के लिए दिया गया है डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर। और दूसरा कोई समझ लें 650 अरब एमपीएस भी जो सूबे देंगे मिला के, तो ये 650 अरब रुपया पॉलिटिशियन में जाएगा। जिससे मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि उनको ये डर है कि जनाब ये बाकी चीज़ें जाएँ, एक्सक्यूज़ माय फ्रेंच, भाड़ में, ये हम ये बाहर वाले ना वोटर को सेट करने, उनका ये ख्याल है कि ये पैसे एमएनएस की बीच में से ज़ाहिर जेबों में भी जाएंगे तो खर्च करके उनको किया जाए। और ये उन्होंने इब्तिदाइये में कहा कि औरंगज़ेब साहब ने कि जनाब हम मियां नवाज शरीफ का विज़न लेके चल रहे हैं, तो भाई उस विजन की वजह से तो इस हालात में इसमें नहज में पहुंचे। और ये जो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मोटरवे डॉलरों में लगा के बनाई, ये डेट ट्रैप उसी की वजह से है। और ये जो महंगे पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जिनकी नेगोशिएशंस के अंदर धांधली हुई कि हम जो है 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर कैपेसिटी चार्जेस में उनको दे रहे हैं, जबकि फ्यूल खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं है। लोग गुर्बत से और महंगी बिजली में लोड शेडिंग के अंदर इस गर्मी के अंदर बिलक रहे हैं। मेरा जरा नाज़रीन के लिए ये इब्तिदाइया था, मगर मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप ओवरऑल इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान की? दुरानी साहब के तज्जिए की तरफ जाते हैं। मुझे वेलकम करने दीजिए सीनियर सियासतदान दानियल अजीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया दानियल साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सब मेरे तो ख्याल में ये फॉर्म 47 वालों का बनाया हुआ बजट है जिसको उन्होंने फॉर्म 45 को जिताने वालों के खिलाफ बनाया। यानी कि वो अवाम जिन्होंने अपने नुमाइंदों को उनको जिताया जिनको ये नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ ये बजट है। इस बजट को अगर आपके जो फिगर्स हैं उनमें देखा जाए या इसके अपने फिगर्स में देखा जाए, ये अवाम के लिए तो एक लर्जा खेज़ बजट है और सियासतदानों के लिए शायद मफाद खेज़ हो। इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया गया है इसलिए
कि इन इलेक्शंस के अंदर भी पूरी हुकूमती मशीनरी ने और ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ने, हत्ता कि इस दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन भी जो था वो एक ब्यूरोक्रेट के कंट्रोल में था, उन्होंने मुकम्मल तौर पर अवाम की राय के अलरग़म उन्होंने उन लोगों को लाने में अपना पूरा किरदार अदा किया जिनको अवाम नहीं लाना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंतकामी बजट है आम आदमी के ख़िलाफ़, और इसके अंदर जो सारे के सारे मफादात हैं वो बांटे गए हैं उन मुंतखब नुमाइंदों के हाथों में जो कि वाकई मुंतखब नहीं हुए बल्कि उनको मुंतखब करवाया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये बजट जो है, मुझे ये ऐसा बजट लग रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को ना चलाना हो तो इस किस्म के काम किए जाते हैं। मतलब यह है कि ये असम्बली को चलाने वाला बजट नहीं है, ये असम्बली को उड़ाने वाला बजट है। और ये बजट जो है ये अवाम के साथ अपने ताल्लुकात बनाने वाला बजट नहीं है, अवाम को चिढ़ाने वाला बजट है। और अवाम की जेबें काट के, अवाम की मतलब उनके मुंह से जो निवाला छीन के जिन लोगों को दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो किन सड़कों पे फिरेंगे, वो किन लोगों के पास जाके वोट मांगेंगे और वो कहाँ जाके छुपेंगे। मुझे आज अमेरिका से एक साहब आए हुए थे, वो कह रहे थे यहाँ क्रिकेट के साथ भी जो हमारे लोग गए हुए हैं ना, नॉन लोग, वो कहीं पब्लिक में नहीं जाते। पब्लिक उनको, पाकिस्तानी पब्लिक जहाँ मिल जाती है वो उनके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। इस बजट के बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये सड़कों के ऊपर भी फिर सकेंगे। जी दानियाल, आप डेवोल्यूशन के पाकिस्तान में आर्किटेक्ट्स के अंदर हैं और ये हम उम्मीद कर रहे थे कि ये अपने खर्चे कम करेंगे, कई डिवीज़न उड़ा देंगे जो सूबे में लगे हुए हैं 3 अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, और यहाँ ये बिल्कुल नज़र नहीं है। खर्चे 30% बढ़ गए और 40% उन्होंने टैक्सेस भी बढ़ा दिए। तो इसके पीछे आपको मईशत के कोई असूल नज़र आते हैं या इनका कोई सियासी एजेंडा है? अगर वो सियासी एजेंडा है तो वो क्या हो सकता है? इसमें कोई हिकमत नहीं है ऐसी, ना कोई नई सिमत है। और ये बातें कर रहे थे बजट से पहले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब बातों की हद तक रह गए हैं। असल में सारा कुछ निकल आया बाहर, और ये स्टेटस को का बजट है और स्टेटस को पाकिस्तान मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मईशत को स्टेटस को के मुताबिक चलाते हुए हम दिवालिये की तरफ बहुत जल्दी से बढ़ रहे थे। तो ये मजीद जो हम देखना चाह रहे थे इसमें कि ये बताते कि जो तकरीबन 1 खरब से ज़्यादा पैसे हर साल हम ज़ाया करते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस पे, उस पे को खातर खा ये बताते कि जी हम इस साल 3 कम से कम या 4 या 7 कम से कम प्राइवेटाइज करेंगे, और उसमें से जो प्रोसीड्स है प्राइवेटाइजेशन के उनको हम कर्ज उतारने में इस्तेमाल करेंगे ताकि ये कर्ज का बोझ हमसे कम हो, और इतने हम टैक्सेस बढ़ाएंगे और ये बदतरीज हम ये कर्ज जो है इस तरह से ख़त्म करेंगे ताकि बैंक्स को पैसा वापस मिले और मईशत का पहिया चला सके इन पैसों से, ना कि सारा का सारा हुकूमत अपना खसारा पूरा करने के लिए ले रही है। लेकिन ये सोच करना कि ये कर पाएंगे, ये हमारी खाम ख्याली थी और इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बजट से पहले ही ये पता चल गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब दोनों बड़ी जमातें पीपीपी और पीएमएलएन ने साबित कर दिया है कि दे आर नॉट अप टू द टास्क, कि ये ब्यूरोक्रेसी को बुनियादी तौर पर ये स्टेटस को की जो ताकतें हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी है, तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को टेक ऑन करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, और ये खुद ब्यूरोक्रेसी का पैदावार है। तो ये कैसे उनको टेक ऑन कर सकेंगे? आपने अच्छा किया डेवोल्यूशन का जिक्र किया, मैंने ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया हुआ है और मुझे पता है इसमें इन्वॉल्व क्या है। ये तो कफन बांध के रोज घर से निकलना पड़ता है और आपको बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ पर्पस होनी पड़ती है, फिर जाके आप हिकमत अमली की और अपनी सिमत पे ठहराव पैदा कर सकते हैं कि उसके असरात जो है वो नीचे अवाम तक जो है पैदा होने शुरू हो। तो इन्होंने तो वो जो किए हुए मिले थे रिफॉर्म्स, जो खुद यूनानिमसली असेंबली ने पास कर दिया था आर्टिकल 140A, जो कह रहे थे कि हमने डिक्टेटरों की बुरे डब्बे जो है आइन पे वो निकालने हैं। ये आर्टिकल 140A जो लोकल गवर्नमेंट्स का तर्ज भी और लोकल गवर्नमेंट्स का वजूद भी यकीनी बनाता है, आइन का ही तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो इन्होंने यूनानिमसली पास किया इन्हीं 2 जमातों ने। तो आप मुझे बताएं आजकल पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के क्या हालात हैं? तबाह करके रख दिए। इनको पता था कि ये दुरुस्त सिमत है, इनको पता था कि ये बेहतर रास्ता है,
लेकिन ये टब्बर पार्टियां हैं, ये इंतजामिया चलाती है, तो ये कैसे स्टेटस को के खिलाफ चल सकते हैं? ये नहीं चल सकते। तो पाकिस्तान इनको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा दिवालिया निकल रहा है। वो रोटियां बांटने वाली सियासत जो है उसका दौर खत्म हो गया। अब तो समझदारी की सियासत आ गई। अब तो वो सियासत आ गई है कि कुर्बानी किस किस से लेनी है और किस उम्दा तरीके से लेनी है कि हमारा पाकिस्तान बच भी जाए और कोई जो है ये ज्यादा नुकसान भी ना हो जाए। तो वो रास्ता चलने के लिए ये तैयार ही नहीं है। इनके ये वो अशरफिया है इन जमातों में जो कि खुद जिनके मफादात इस फसीदा निजाम के साथ निपटे हुए हैं। तो ये तवक्को करना कि इनसे कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये कोई नहीं होना है। इन्होंने यही करना है जो कुछ ये कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान कैसे बचेगा फिर? अगर आप बिग पिक्चर की बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तान तो इकोनॉमिक ट्रांजिशन प्लान के बगैर आगे सक्सीड नहीं कर सकता। इस मईशत को हम मजीद कर्ज लेके कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी नहीं चला सकते। ये खेल खत्म है। अब आप वो आए हैं सऊदी अरेबिया से, आप वो आए हैं GCC से, आप वो आए हैं चीन से, वो सिर्फ पुराने को नया करने के लिए तैयार है, वो एक ढेला देने के लिए तैयार नहीं। आपके अपने सारे पैसे पकड़े गए हैं बार बार मुख्तलिफ दुनिया के लीक्स में। अभी मोस्ट रिसेंटली दुबई लीक्स में पकड़े गए $10 अरब आपके। आप उनको नहीं कन्विंस कर सकते जो रह रहे हैं यहाँ पे कि अपने पैसे वापस पाकिस्तान ले आए। तो बाहर से लोग लेके आ जाएंगे। और चीन जाके यू कट अ सॉरी फिगर कि आप कह रहे हैं, आप हर तकरीर में 10 दफा कह रहे हैं कि हम आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जिसकी जान खतरे में है उसने आके इन्वेस्ट करना है। वो अकल दंग रह गई आपकी, मतलब काम नहीं कर रहा। क्या मसला है इसमें? ये समझ से बाहर है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इनसे तवक्को करनी फजूल है। ये मायूसी नहीं है, ये हकीकत को पहचानने की बात है कि इसको हमने कोई नया अंदाज से हमें चलना पड़ेगा आगे। दुरानी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक है असम्बली के अंदर लोग जिनको अपनी गवर्नमेंट के जो है ख़ास तौर पे उनकी तो तसल्ली कर दी है कि उनको जो है 75 अरब रुपए जो है ना इनको MPA को दे दिए और इंशाल्लाह जो सूबों को दिया जाएगा उसमें से भी MPA हजरात को खुश है। कोई 10% हमें बताया जाता है जेब में डालेगा, कोई 20%, कोई 75%, और काफ़ी ऐसे हैं हमारे कुछ सूबों में हालात के जहाँ 100% भी जेब में चला जाता है कमीशन की सूरत में। अब एक असम्बली से बाहर की दुनिया भी है जिन पे 4000 का जो अरब रुपए 4000 अरब रुपए के 40% टैक्सेस की जब भरमार होगी, जिसका एक मेजर चंक गरीब आदमी के ऊपर पड़ेगा। पहले ही यहाँ किसान सड़कों पे हैं, यहाँ वकील सड़कों पे हैं, गाय बगाए हम देखते हैं, नर्सें टीचर भी आ जाती हैं। और फिर ये है कि फॉर्म 45 की लड़ाई भी चल रही है। तो जब ये लोग, बिजली भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, और पहले ही एक पॉलिटिकल डिवीजन लड़ रही है, और ब्यूरोक्रेसी से भी अब इस तरह की एक इशारे आ रहे हैं कि उनके भी बस, वो कहते हैं ना, आप ही का शायद जुमला था कि बस हो गई है। तो वहाँ से भी इस तरह के फैसले आने शुरू हो गए हैं कि वो ये पुराने वाले सूरत हाल नहीं है। तो ये ओवरऑल सिनारियो में कैसे आप मंजरनामा देख रहे हैं? देखें, इसमें एक दो चीज़ें जो नई ऐड हुई हैं बड़ी ही अफसोसनाक हैं। पहले ये था कि सूबे, जो सूबाई हुकूमतें थीं, उनको किसी की फीफटम नहीं समझा जाता था। अब तो ये हाल है कि सिंध की जो इस वक्त के हुक्मरान है वो समझते हैं सिंध के अंदर जो कुछ है वो उनकी ज़ाती मलकियत है। खा वो स्टील मिल है और खा वो PIA का हेडक्वार्टर है, कोई भी है, वो कहते हैं ये बिकेगा तो हम लेंगे या हमारी मर्जी से हो। इसी तरह जो कुछ पंजाब में है वहाँ जो कुछ बनेगा, जो कुछ बिगड़ेगा, वो मियाँ ज़बान कहते हैं कि जी हमारी उसमें है। दानियाल जो बात कर रहे थे कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, और अब मैं आगे के बारे में इन्हें बताऊं कि ये बजट जो है ये वो जलती को तेल दिखाने वाली बात, ये आवाम के जलते हुए जज्बात के ऊपर इन्होंने पूरे का पूरा एक तेल का कंटेनर जो है वो झड़क दिया है कि भाई तुम कर लो जो करना है, हम तो यही कुछ करेंगे, हम तो अपने फ़ायदे के लिए चलेंगे, तुम्हारा हमारे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त दिवालिया तो पता नहीं हमें दुनिया होने देगी, नहीं हो, इनके हाथों दिवालिया हो जाए तो इन्हें दिवालिया करके चलो फारिगी कर दे, हमें तो ये दिवालिया भी नहीं होने देते।
ये तो सिर्फ अवाम को दिवालिया करते हैं। मुल्क को दिवालिया होने का मतलब है हुक्मरान दिवालिया होंगे, अवाम दिवालिया होंगे तो बेचारे अवाम ही दिवालिया होंगे। इन्होंने हर घर को दिवालिया कर दिया, इन्होंने हर गरीब आदमी का, हर पाकिस्तान में बसने वाले को दिवालिया कर दिया, इन्होंने हर उस फर्द को दिवालिया कर दिया जिसके गैर मुल्की ममालिक के अंदर जिनके अपने एसेट्स नहीं है, जिनके वहां पे मफादात नहीं है। तो ये तो दिवालिया की मशीनें हैं। अगर ये मुल्क दिवालिया हो जाए तो कम से कम इनको तो कहते हैं कि इन्होंने दिवालिया किया। लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है, अब ये अवाम को दिवालिया करने के बाद ये उनका गला दबाने के लिए मैदान पे निकल आए। और मैं ये समझता हूं कि जो अवाम ने 8 फरवरी का रिएक्शन दिया था वो इसकी एंटिसिपेशन में दिया था कि अगर ये दोबारा आ गए तो ये हमारे साथ यही कुछ करेंगे और ये अपने पेट भरने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है आबिर साहब, मैं उसको बहुत ही मतलब मैंने एक जो जब हालात को देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि हम किसी टकराव की तरफ नहीं जा रहे, हम किसी जल्जले की तरफ जा रहे हैं, जिस जल्जले के अंदर कोई भी महफूज ना रहे। हमने जल्जला देखा हुआ है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये वो उस जल्जले को दावत दे रहे हैं जिसके नतीजे में कोई भी उससे नहीं महफूज रहेगा, हो जाएगा सारा और हर चीज जो है इम्प्लोड हो जाएगी। लिहाजा ये वो टाइम है जिस मौके के ऊपर हमें आवाम को, इस मुल्क के तमाम इदारों को, इस मुल्क के सियासतदानों समेत जिसमें थोड़ी सी होश है, जिसने यहाँ रहना है, मैं उन सियासतदानों को कहना चाहता हूँ कि इनके पीछे ना लगो जिनका यहाँ कुछ नहीं है, इनके बच्चों के पीछे ना लगो जिनका यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे बच्चों ने अगर यहाँ रहना है तो उनकी फिक्र करो और इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी जिस बंदे ने पाकिस्तान की सड़कों पे फिरना होगा वो इनसे अपनी कता ताल्लुकी का ऐलान कर देगा, खा वो हुकूमत में क्यों ना हो। और वो लोग जो इनके साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे, जो इनके साथ अपनी सियासत को और अपनी एफिलिएशंस को इंटैक्ट रखेंगे। आज आप देख लें कितने लोग छोड़ रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। जो लोग इनके साथ इंटैक्ट रखेंगे अपनी उनको एफिलिएशंस को, उनके लिए पाकिस्तान के अंदर घूमना फिरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतना आप किसी का सांस दबा दें और उसे कहें तो आवाज भी ना निकाल, किसी की आप जेब काट लें, आपके तो आवाज भी ना निकाल, किसी के बच्चों के मुंह से निवाला छीन ले और आपके तूने बोलना नहीं है, और फिर जो है हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो खुश हैं तो पाकिस्तान खुश है। तो लिहाजा ये जो सारी बजट के बाद की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान में किसी सियासी हंगामे की निशानदही कर रही है। और वो हंगामा जो है उसको रोकने का क्या तरीका है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और वो एक ही तरीका है, वो ये है कि आज भी हया करें, थोड़ी शर्म करें, थोड़ा गौर करें, थोड़ा फिक्र करें, थोड़ा मुल्क का गम करें, और उसके बाद जो है आप तमाम कैदियों को छोड़ें। प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को बचाने के लिए, वरना उसके बच्चे नहीं बचेंगे, बच्चे से मुराद ये है कि उनकी सियासत नहीं बचेगी, उनको बचाने के लिए इस मुल्क के अवाम के मुंतखब लोगों को जिनको उन्होंने मुकदमों के बाद जेल में रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि कौन सा मुकदमा ये मुतालबा करता है कि जिस बंदे पे मुकदमा बना उसे जेल में रखो? ये कौन सा कानून है? जिस गम की बात ये कर रहे हैं, उस फिक्र और गम में तो हुक्मरान कहता है दुरानी साहब हम निढाल हो गए, आप कहते हैं कुछ फिक्र करो कुछ गम करो, हम निढाल हो गए हैं। देखिए वो निढाल इसलिए हो गए हैं, उनके आमाल उनको ख्वाब में आते। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिबेट यहीं से आगे बढ़ेगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं दानियाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चले आप पाकिस्तान बड़े बुरे हालात में हैं तो 4000 अपने टैक्सेस डाल दिए
और मुश्किल वक्त आते हैं कौमों पे, हमारे भी चले आ गए, पर उसमें ये नज़र आना ज़रूरी होता है। 9/11 हुआ था, उसमें बुश साहब को री इलेक्ट कर लिया था, जुलियानी जो मेयर था, क्योंकि वो नज़र आया कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े हुए अपनी कौम के, तो नज़र आया कि ये महसूस कर रहे हैं हमारा दर्द, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये ड्रास्टिकली हुकूमत का खर्चा कम करेंगे। यहाँ 30% इन्होंने जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। और दानियल, आखिरी दफ़ा जो कोशिश हुई थी ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने के लिए, खर्चे कम करने के लिए, क्योंकि आप उसका रुए रवा थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो उम्मीद लगा लेते हैं उन्हीं ब्यूरोक्रेट से कि वो अपने डिवीजन कम करेंगे, या अपनी, इसका मतलब है अपनी पोस्टें कम करेंगे, वैकेंसीज 22वें ग्रेड की कम हो जाएगी ना, 10 डिवीजन अगर चले गए, और अब प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, तो उसके अंदर भी वो बोर्ड्स के अंदर जो बड़े बड़े जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और उसके मेंबर बने हुए थे, वो नौकरियां भी जा रही हैं। सो ये क्या इनके होते हुए इनसे उम्मीद करना कि जिस शाख पे बैठे हैं उसको काटेंगे, या ये उसी उतार के लौंडे से ये एक्सपेक्ट करना कि ये हमें दवाई अपने खिलाफ दे देगा? क्या कहें इसको दानियाल? बिल्कुल भी नहीं जी, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और ये करेंगे भी नहीं। और जो खुद इंतजामिया के पैदावार हैं उनसे भी मैं तो सारा तजर्बा करके हटाऊं। मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूं, और बड़े वाज़ेह अल्फाजों में मैंने उस वक्त भी कहा, इलेक्शन से पहले भी, कि ये महंगाई जो है ये हमारी कौम को मार देगी, इसको खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, और यही प्लान हमने देना है, और इसके जिम्मेदारों को भी जिम्मेदार सामने लाना है। तो उसमें उल्टा मेरे मुंह पे हाथ रख दिया गया। और अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जो ये बड़ी खुशाइन बात है जो मेरे भाई कर रहे हैं कि तमाम कैदियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस हालात में हम फंसे हुए हैं और जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं, उसमें पेश है उनका किरदार। क्योंकि ये जो नैरेटिव था मीर जाफर और मीर सादिक का, ये नहीं था कि आपने पाकिस्तान के साथ जो है अच्छा सलूक नहीं किया, ये नैरेटिव था, ये बयानिया था कि आप मेरी सपोर्ट करें। उस वक्त आइन और कानून के दायरे में रहने की बातें नहीं हो रही थी, और वो ये कह रहे थे कि मुझे जो छोड़ा छुरा खोपा आपने, ये आपने मीर जाफर और मीर सादिक का किया, ये नहीं कि आपने अपने दायरे में नहीं रहे या ये नहीं किया। और वो जब आप एक दफा ये छूट दे देते हैं कि आप अपने दायरे से बाहर आके मेरी मदद करें, तो फिर सब कुछ ठीक है। अगर मेरी नहीं करेंगे तो फिर आप मीर जाफर है और मीर सादिक हैं। जब आप ये बयानियां अपना लेते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी मदद में आएंगे। फिर जब वो तजावज करके आएंगे फिर वो अपनी मर्जी करेंगे, और उसका ये फल खा रहे हैं। जो आज कह रहे हैं बड़े बिल बुला के कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, ओ भाई आपने तो सब कुछ किया है। हमें 20-25 साल शायद एक नस्ल लग जानी है वापस वो मामूल लाने के लिए, जहां पर शायद ये कुछ बैलेंस बन रहा था 58-20 से लेके आज, जब तक ये साहब आए हैं एम्पायर की उंगली लेके या एम्पायर की उंगली पे चढ़ के, तो उस वक्त से लेके अभी तक जो है, जो सारी जद्दोजहद चल रही थी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की, सारी जो आप बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं, वो तो ये थी। ये सारी गंगा जो उल्टी चली है, ये तो इन साहब की वजह से चली और इन्होंने चलाई है और इससे मुस्तफीद हुए। अब जब उनके खिलाफ चल गए तो अब ये कह रहे हैं कि जी कानून और आइन के दायरे में हमने रहना है। ओ भाई, कानून और दायरे का दायरा तुम्हें अब याद आया, उस वक्त नहीं याद आया था जिस वक्त आपकी आंखें फट गई थी और मुंह में झाग आई हुई थी ताकत के नशे में। सो कहने का मकसद ये है कि जरूर कैदी रिहा करें, मैं तो कहता हूं, और जरूर अवाम को मौका दें। जरूर देख लें कि अगर बिजली के बिल इन्होंने कम करने हैं, जिन्होंने महंगाई खुद की है सारी, ये इन्होंने, और इनके जो गवर्नर स्टेट बैंक थे रजा बाकिर साहब, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, डोबा है। और मेरी ये जो हमारे नहले पे दहले बैठे हुए हैं सारे जो नखट्टू हैं, ये बता ही नहीं सके। यही तो मेरी लड़ाई थी। ये जो प्लानिंग वाले साहब हैं और ये जो इंफॉर्मेशन वाली साहिबा थी, कि आपने तबाह किया पाकिस्तान को, कि आपने व्हाइट पेपर ही नहीं छापा, आप तहकीकात ही नहीं कर सके। और आज भी मैं कहता हूं कि करें उनको रिहा, आने दें। मैं तो कहता हूं उनका सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे। ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो सियासी बौने बन चुके हैं। इन्होंने तो अपना जो नजरियात थे वही पसे पर्दा फेंक दिए सारे अपने 4 दिनों की हुकूमत लेने के लिए। तो ये बिल्कुल नहीं चलना, ये स्टेटस को का सिलसिला नहीं चलना। और उनके पास जो कहते हैं, मैं तो कहता हूं तीनों को, बिलावल साहब को, इमरान खान को और शहबाज साहब, तीनों को प्राइम मिनिस्टर बना दे। इनसे पूछें कि वो 590 अरब कैसे हासिल, तो ब्यूरोक्रेसी को कैसे सिम दुरुस्त करनी है। आपका क्या ख्याल है, पीटीआई को ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाती थी? पीटीआई को तब पास अपना 100 डे एजेंडा नहीं बना सकी थी। उनको तो ये शहजाद अरबाब जो चीफ सेक्रेटरी थे,
उन्होंने आके बना के दिया था, वो भी जो है ना पूरा मैनिफेस्टो नहीं बन सका, सिर्फ 100 दिन का एजेंडा दिया उन्होंने। तो ये चीजें हैं तो कर भी, लेकिन ये याद करवानी पड़ती है। दानियल, यहाँ पे कतई तौर पे ये तो ना कहा जा रहा है ना कहा जा सकता है कि जनाब एक के ऊपर मौजूदा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उससे जो उससे पहले वाले हैं वो मुबर्रा नहीं हो सकता, तो वो है। मगर अब क्वेश्चन आ गया है, मैं दुरानी साहब आपसे ये करता हूँ, ये तो बीच में 3.5 साल है ना, मैं बिग पिक्चर की जब बात कर रहा था तो मेरा ज़रा 30 साल के कैनवस के ऊपर मैं बात कर रहा था जो हमारे पॉलिसी फ्लॉज के हवाले से है। मगर अभी जो एक सूरत हाल यहाँ पे आ गई है तो ये एक बहस चल पड़ी है कि जनाब आया ये पार्लियामेंट के अंदर जो है ये मसला हल पॉलिटिकल पार्टीज में होगा या ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ हल होगा। आप चूंकि ये दोनों फ्रंट्स पे बहुत मेरे से बेहतर समझते हैं, आप इसका देखते हैं कि अगर हल निकला या नजर आता हुआ आपको आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, दोनों दूसरे मुखालिफ से में जाते नजर आ रहे हैं। मैं बहुत गैर जज्बाती अंदाज में चीज़ों को देखने का आदी हो गया हूँ, बहुत जज्बात हमने देख लिए। पिछले 52 साल से 2 खानदान इस मुल्क को लूट खसूट रहे हैं, इस मुल्क को उन्होंने बर्बाद उजाड़ दिया। आज उनके ख़ानदानों की ग़ुलामी के बगैर ना कोई सियासत कर सकता है और ना कोई सियासत में रह सकता है। ऐसी सूरत हाल में अवाम ने उनके ख़िलाफ़ एक अलायंस बनाया है और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ किसी और को ले आए। वो फरिश्ता तो है नहीं, ना मैं फरिश्ता उन्हें कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप जमहूरी हैं तो फिर आपको वोट का एहतराम और वोट जिसको अवाम ने दिया हो उसी के ज़रिए, मैंने इन्हें 100 दफ़ा कहा है कि आप जिनको जेल में रख रहे हैं, जेल में रख के इससे बड़ी उनसे कोई फेवर नहीं हो सकती। वो सरकारी खर्चे के ऊपर रोज अपनी पॉपुलैरिटी को ऊपर लेके जाते हैं। अगर उन्हें आपने वाकई किसी टेस्ट में डालना है तो फिर दे उन्हें इक्तदार, और क्या हुआ था 3 साल के इक्तदार के बाद। इसलिए खाम खा वाली मतलब वो हम ऐसी सियासत करें जो हिकमत से भरी हुई हो, जो आगे जाने वाली सियासत हो, और आगे जाने वाली सियासत जो है वो आइन और कानून के दायरे में से निकलती है। और अगर आप उससे बाहर निकल के आप कहेंगे जी तूने कल चोरी की थी, मैंने आज चोरी की है, तो इसलिए मेरी आज की चोरी इसलिए ठीक है, तूने कल चोरी की थी। भाई कल की चोरी भी गलत है, आज की चोरी भी गलत है, और जो चोरी करता है वो गलत करता है। लिहाजा जब आपने आगे बढ़ना हो तो एक ही रास्ता होता है कि चोर वो है जिसको अदालत चोर करे। आज के लोग जो बंद हैं, उनको बंद होने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनको टेस्ट ही कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को आगे ले जाना है, आपने आइंदा इलेक्शन में जाना है, कौन ठीक करेगा आइंदा निजाम को? क्या आप किसी इदारे से ठीक करवाएंगे? तो फिर वो वही अबूरी लाएंगे जो इस्तीफा आए थे। क्या आप उसको जो है किसी थानेदार से ठीक कराएंगे? थानेदार तो वही करेगा जो आप नहीं चाहते। लिहाजा अवाम के जरिए ही जो चीज ठीक होगी, कानून के जरिए जो चीज ठीक होगी वही ठीक होगी। और आज का तकाजा यह है कि आप पार्लियामेंट में वापस आए और फॉर्म 45 के ऊपर आए और इसरार करें इसके ऊपर, पूरी कौम इसरार करे कि जो भी 45 वाले उन्हें लाओ, उनको दो इक़्तिदार, उन्हें कहो कि अगला सिस्टम बनाएं। सिस्टम वही चलेगा जो पार्लियामेंट बनाएगी। डायलॉग फिर भी अगर होगा तो वो पार्लियामेंट में ही होगा। ये आइन जैसा भी टूटा फूटा है, ये पार्लियामेंट में बना था तो आज तक चल रहा है। अगर किसी के घर में बना होता या किसी एम्बेसी में बना होता या कहीं और बना होता तो खत्म हो जाता। हमने बल्दियाती निज़ाम इतनी मेहनत से सबने बनाया, इन्होंने बनाया, दानियाल ने मेहनत की, सबने की। 2001 में वो आया और 2002 में जब इलेक्टेड हुकूमतें आई उन्होंने उसको खा लिया, ब्यूरोक्रेसी को भी साथ मिला लिया। एक एक मैंने उसका एक एक अंग तोड़ते हुए देखा है इन्हीं इलेक्टेड लोगों को जिनके साथ हम रहते थे। तो मतलब यह है कि हकीकत की नजरों के साथ आगे बढ़ के दुश्मनी की ऐनक से नहीं, अवाम की राय की ऐनक से, अवाम के वोट के एहतराम की ऐनक से, आइन जैसा कैसा भी है उसको बाला रखते हुए अगर हम आगे बढ़ने का सोचेंगे तो तभी कोई रास्ता मिलेगा। मेरी सोच हतमी नहीं है, अवाम की सोच हतमी है। मेरा किसी को चोर कहना किसी को चोर नहीं बना सकता जब तक कोई जैसी भी टूटी फूटी जो भी अदालत है जब तक वो उसको चोर ना डिक्लेयर करे। अगर कानून के दायरों से निकल के हम कोई कानून बनाने की सूरत करेंगे तो हम कहीं नहीं जा सके।
सही, ठीक है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं आमिर साहब। ये बात जो दुरानी साहब कह रहे थे कि अवाम तो गला फाड़ फाड़ के दुरानी साहब चीख रही है कि जिनको हमने वोट दिया, जिनको मैंडेट दिया, उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिबेट यहीं से आगे बढ़ेगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। पॉलिटिकल डिबेट इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी या फैसला कौन करेगा, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी, मैं दानियाल का ओपिनियन लेना चाहूँगा। दानियाल साहब, घूम फिर के पाकिस्तान में 3 बड़ी पार्टियां हैं, तो पार्टियों का भी एक हम बात कर चुके हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। पिछले मैंने 30 साल का कैनवस किया था, दुरानी साहब ने 50 साल का कैनवस केस दिया। तीसरी पार्टी का आपने सूरत हाल कर दी है, तो चौथी पार्टी को भी हम ट्राई कर चुके हुए हैं, उनके बस की बात नहीं रहेगी। और खुदा ना करे ऐसी कोई सूरत हाल आए जिसमें वो इंस्टीट्यूशन को मुश्किल में डालें, ये बस इसके लिए दुआ कर सकता है। मैं वे फॉरवर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि वे फॉरवर्ड क्या है। दुरानी साहब ने वे फॉरवर्ड का एक सोल्यूशन दिया है, आपका वे फॉरवर्ड क्या है? मैं दुरानी साहब के साथ बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं भी यही कह रहा हूं कि आइन और कानून के दायरे में रह के जो वोटर है उसकी बात को लेके आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इसके साथ मुतफिक हूं। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सियासी जमातें हैं तीनों, इनसे अगर आपको कोई तवक्को है कि ये स्टेटस को तोड़ के या इनके बगल में कोई ऐसा प्लान है जिससे पाकिस्तान निजात हासिल कर लेगा और एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा और एशियन टाइगर बन जाएगा, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो बार बार साबित हो चुका है। तो मैं तो इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि एक नए सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो इन पाकिस्तान के मसाइल को लेके हल की तरफ निपटा सके। ये तो इकोनॉमिक सर्वाइवल की बातें कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल की तो गुफ्तगू ही नहीं हो रही पाकिस्तान में, ना किसी सियासी जमात में हो रही है। वो किधर है? ये स्टेटस को चलाने से जब तक पाकिस्तान एक मेजर इकोनॉमिक ट्रांजिशन में से नहीं गुजरेगा, और वो वेल प्लान्ड और थॉट आउट और कंसल्टेड होना चाहिए, लेकिन उसका जज्बा तो पैदा करें, उसकी हिम्मत तो पैदा करें, उसका मुतालिया तो अपने ज़हन में लाएं कि ये जरूरी है। ये जो डॉलर खाने वाली मशीन पिछली अफगानिस्तान की जंग ने बना दी है हमारी इकोनॉमी को, शौकत अजीज ने और इशरत हुसैन साहब ने, ये उस वक्त मैंने 2004 में रिपोर्ट दे दी थी कि ये हम दीवार में टकरने जा रहे हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। तो फिर हमने कर्ज लेना शुरू कर दिया, अब हमें कर्ज भी नहीं और मिल सकता, तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हम चला नहीं सकते। तो फिर ये कैसे चलेगा सारा कुछ? ये नहीं चल पाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बार बार महंगाई और IMF के चक्कर हम काटते रहेंगे, और अमीर अमीर तरीन होता जाएगा और गरीब गरीब तरीन होता जाएगा। आखिरकार रेवोल्यूशन पे चले जाएंगे, फिर ये सारी खूबसूरत बातें आइन और कानून की ये उठा के बाहर फेंक देंगे वहां। सो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वक्त है, चाहे आप बेशक वो कैदियों को रिहा करें और उनको एहतराम करें, उनके वोट का उनको ले भी आए। 6 महीने में समझ आ जानी है कि भाइयों रिबेलियन है, 6 महीने में, तो फिर क्या करेंगे? तो ये वक्त है कि हम बिल्कुल ये वक्त जी बिल्कुल मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि इस बात का तयन कौन करेगा, कौन सी पार्टी जो है ये आखिरी जुमला सुनते प्लीज। ये वो वक्त है जिसमें हमें वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और ये कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, ये सर देना पड़ेगा, तो ये पाकिस्तान बचेगा। नहीं तो ये जो इंतजामी बेस्ड पार्टीज हैं सारी, ये इनसे कुछ भी नहीं होना, ये साफ नजर आ रहा है। तो हमारी बड़ी दुआ है दानियल साहब के, एक शायद खाकान उबासी से सुने कि मिफ्ता इस्माइल वगैरह वो भी एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। हमारी बड़ी दुआ है कि आप भी एक प्लेटफॉर्म लेके आए। माजी में भी एक दफ़ा मुझे याद है आपने जीवे पाकिस्तान के नाम से ये कोशिश की थी। तो कोई भी पुराना प्लेटफॉर्म हो, नए प्लेटफॉर्म हो, बट सवाल घूम फिर के तो ये आता है कि अल्टीमेटली तो अवाम ने उसको इलेक्ट करना है और अवाम ने ही उसका एहतसाब करना है। अगर वो अवाम की
मसाइल का हल नहीं निकालते तो आवाम ने ही उनको ठुड्डा मार के निकालना है। घूम फिर के तो सवाल ये है, क्योंकि बाहर से जो भी किसी को लेके आएगा उससे गुजारा नहीं चलता। मैं दुरैन साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी उसमें कि क्राइटेरियन, इस पर तो कोई बहस नहीं कि आइन कानून और जमहूरियत के जो रवजा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही जो जिसको आवाम इलेक्ट करें। मेरे आपके कहने से, दानियाल के कहने से कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, माजी में अच्छा बुरा है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली टेस्ट तो आवाम है। देखें आमिर, मेरा तो इसके बारे में बिल्कुल इत्तेफाक है जी। ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो वाकई टर्न अराउंड कर सके, उन विजन रखने वाले लोगों की ज़रूरत है जो वाकई किसी तब्दीली को अलंबरदार बन सके। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि अगर अवाम के वोट से वो आ सकते हों, अगर उन्हें भी किसी थानेदार की गोद में बैठ के आना होगा तो वो आके वही बन जाएंगे जो आप बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि आप किसी की गोद में बैठ के जब जमहूरी बन के निकलते हैं तो ना आप तीतर रहते हैं ना बटेर रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसका पहला तकाजा ये है कि अवाम की राय के नतीजे में हुकूमतों के इंतखाब को यकीनी बनाएं। और जिनके बारे में हम अभी एतराज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अवाम उन्हें 1 साल या 2 साल बर्दाश्त करेंगे या 1.5 साल करेंगे। हाँ, अगर परफॉर्म कर गए तो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन अगर अवाम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उसी सूरत में नहीं करेंगे जब अवाम की राय होगी। अगर अवाम की राय के लिए इंतखाबी निशान छुपा दें, अगर अवाम की राय को दबाने के लिए बंदों को उठा लें, अगर थानों के जरिए जो है वोटों को बोरियों में बंद करा दें, तो उस सूरत में मैं क्यों किसी प्लेटफॉर्म के लिए कुर्बानी दूं? मैं तो उस प्लेटफॉर्म की उम्मीद में चल सकता हूं जो अवाम के वोटों से आए। और जब अवाम के वोटों से हमारा पिछले 52 साल ये आइन बनने के बाद से आज तक कभी मुल्क के अंदर बल्दियाती इदारे नहीं बन सके। ये वो आइन है जिसके अंदर आम आदमी के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक दफ़ा बनाई गई, इन्होंने बड़ी मेहनत की, बनाई गई तो 1 साल में ख़त्म कर दी गई। तो आज वो आइन चाहिए, वो कानून चाहिए जो कौमी, सूबाई और बल्दियाती इदारों को इक्वल प्रोटेक्शन दे, जो अवाम को इक़्तिदार में शराकत दे, जो अवाम के वोट को इज्जत दे, जो अवाम की राय के आगे सरनगू करने के लिए मजबूर कर दे हर ताकतवर को। ये उसी वक्त हो सकता है कि आज अगर अवाम ने 8 फरवरी को कोई कदम उठाया है तो अवाम को उसके ऊपर मायूस ना करें, उनके कदम को आगे बढ़ाएं। वो अगर सिलेक्ट कर सकते हैं तो उन्हें ये अख्तियार होना चाहिए कि वो रिजेक्ट भी कर सकते। बिल्कुल। मैं लास्ट क्वेश्चन है, बारी बारी दोनों से पूछता हूं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। दानियाल के 8 फरवरी में एक अगर ये ना कहे आदमी के जो सवालात हैं और जो 45 फॉर्म और 47 का अदालतों के अंदर उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो बिल्कुल उन्होंने साफ जो है नंगा करके रख दिया है। आप खुद उसके भी एलिजिडली विक्टिम रहे हुए हैं। मगर ये देखते हुए मैं ये सोचता हूँ मंतकी तौर पे कि इनको जो बजट आना चाहिए था या जिनकी पॉलिसी होनी चाहिए थी, इनको लोगों को विन ओवर करना चाहिए था। और आप हुकूमतों में रहे हैं, हुकूमतों के पास हमेशा तरीका होता है, हमेशा उनके पास टूल्स होते हैं कि जिससे विन ओवर किया जा सकता है। मगर ये जो देखते हुए जो ये काम कर रहे हैं तो मुझे मंतक नहीं समझ आती, क्या इनकी बेवकूफ़ी है या गरूर है? ये दानियाल, पहले आप फिर दारानी साहब से ये सवाल। ये अभी तक जो जमातें हैं जी, ये 90 की दहाई की सियासत कर रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान एक डेवलपमेंट की उस नहज पे था कि अगर आप किसी गांव में बिजली लगा दें या किसी गांव में सड़क बना दें तो वो लोग जो है आपको कम से कम 1 इलेक्शन या 2 इलेक्शन वोट दे देते थे। लेकिन पिछले 30-40 बरस में ये हुआ है कि बहुत सारे गांव में बिजली अब लग चुकी है, सड़कें बन चुकी हैं। वो मॉडर्न विलेज स्कीम जो कभी एक जमाने में चली थी वो चल चुकी है। अब लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाते हैं, अब लोग प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाते हैं। तो अब वो चीजें जो एक आप डेवलपमेंट दो और वोट लो, इन्होंने बतदरीज उसको बढ़ाते बढ़ाते हवा में ट्रेनें चला दी लाहौर में, ताकि वो तख्त लाहौर इनका बच जाए। तो वो बच गए अब हवा में ट्रेन चलाने से। अब कहते हैं कि हमने हर घर में हेलीकॉप्टर दे देना है, चले हम वो भी दे के देख लें। यानी वो अभी तक वही सियासत जो है, इनके पास कोई नया विजन नहीं है, बस रोटियां बांटते जाएं, चाहे वो व्हील चेयर है, चाहे वो सोलर पैनल है, चाहे वो आटे का थैला है, बांटते जाएं, कोई जो बांट सकता है बांट दे। और पैसे तो रहे कोई नहीं हुकूमत के पास, तो ये नहीं चलेगा।
और वो जो आप बिनोवर कह रहे हैं, लोग अब गुफ्तगू करने जा रहे हैं असल बातों पे, जो दुरानी साहब कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत में शराकत क्या है, हमारी इस मईशत में शराकत क्या है, इंसाफ का मयार क्या है, हम टैक्स देते हैं तो हमें मिलता क्या है, सिक्योरिटी गार्ड हम अपना रखते हैं, प्राइवेट स्कूल में हम अस्पताल जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं, गाड़ी हम अपनी हिफाजत अलार्म लगाया हुआ है, हमने ट्रैकर लगाया हुआ है, हर चीज हमने करनी है, तो हम आपको किस बात का ये टैक्स दे रहे हैं सारा, जो इतना हमारे ऊपर महंगाई का पहाड़ आप तोड़ देते हैं हर साल, ये हम क्यों कर रहे हैं? लोग तंग आए हुए हैं, वो जवाब मांग रहे हैं, इस चीज का जवाब देना कि ये क्यों अमीर हो गए हैं सारे और हम क्यों गरीब हो गए हैं सारे, इस चीज का जवाब दें। यानी पाकिस्तान वाकई ये तमाम अशराफिया पॉलिटिकल देख लें, इनके ज़ाती हिसाब से देख लें तो वो 5-5 हज़ार फीसद बढ़ गए हैं, और इनकी निगरानी में जो गवर्नमेंटें गई हैं, पाकिस्तान जो गया है वो नीचे से नीचे तर गया है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। साहब क्विकली, इनका जो ये पॉलिसी या डायरेक्शन है, ये इनका सियासी बेवकूफ़ी है या ताकत का गरूर? ये अवाम को दी हुई ताकत जो कुदरत ने दी है उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी है। ये अवाम की ज़बान को मिलने वाली आज़ादी और टेक्नोलॉजी के नतीजे में सोशल मीडिया से आने वाली अवेयरनेस और सोशल मीडिया की ताकत को फायरवॉल्स के ज़रिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो रेत की दीवारें हैं जो अब गिर चुकी हैं, ना ये अब खड़ी हो सकती हैं, ना ये चल सकती हैं, और ना आइंदा कोई इनका मुस्तकबिल है। ये वो अंधेरे दिए हैं जिनका तेल भी ख़त्म हो गया और जिनकी बत्ती भी जल चुकी है। इनके लिए अब एक ही रास्ता है कि ये अपने बच्चों को और अपने माहौल को, अपने अमाल को उठा के हमारी जान छोड़ दें, और ये छोड़ भी देंगे क्योंकि अवाम अब इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इस मुल्क के अवाम ने आगे आने का जो फैसला किया है अपनी वोट के ज़रिए, ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचता था कि मैं ये दिन देख सकूंगा, लेकिन आज मैंने जब ये दिन देखा है जिसमें ताकत को टकराना सिखाया है गरीब आदमी ने, ताकत को दबाना सिखाया है, ताकत से ना दबने का ऐलान किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐलान जो है ये कभी भी नहीं मरेगा, ये जागता रहेगा और ये जलाता रहेगा उन लोगों को जो अंधेरे के मुसाफिर हैं। 2 मिनट से लास्ट में मैं बस सिर्फ क्विकली इस पे अपना एक 2 सेंट्स डाल देता हूँ कि ये जो इतने अंधेरे के अंदर, जहाँ हमें कहीं से भी उम्मीद की किरण नहीं नज़र आती, अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं से खुशी की खबर ही नहीं आती, और तो और छोड़े महंगाई, लोड शेडिंग, मार्शा, सिक्योरिटी के मसले, सब कुछ ये चल रहा है, गुर्बत, बेरोज़गारी, क्रिकेट से भी बुरी खबर आती है, तो इंसान क्या करे। पर जो एक अच्छी खबर ये है कि मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अवाम ने वो डटी हुई है, उनको पता कि उनको क्या चाहिए और उन्होंने मनवाया है। ये इस हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए कि 8 फरवरी को उनका एक और फैसला था, और अभी भी जो शऊर है वो है। जितनी मर्जी ये मीडिया के ऊपर कदगने लगा लें, अब ये बाकी तो छोड़े, हमारे ऊपर ही जो सहाफ़ियों के पीछे पड़ गए हैं, खुदा के लिए ये आपसे किसान आपके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, आपके ख़िलाफ़ जो है ये गरीब आदमी, ये जो टैक्सों के है उनको निपट लें, आप और मसाइल हैं हज़ार निपट लें, जजों वकीलों से फारिग हो लें, और फिर उसके बाद एक घूम फिर के सहाफ़ी बच्चे थे और मुकाबला लगा हुआ है वफाक में और सूबे के अंदर कि कौन ज़्यादा पीसता है। तो अभी फ़िलहाल तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो तौहीन हत्या की इज़्ज़त का जो केस पंजाब ने पास किया था, अदालत ने उसको रोक लिया, और मुझे उम्मीद है कि उसको रोक लिया जाएगा। पर ये डिबेट रोकी नहीं जा सकती और ना ही इन चीज़ों से होता है। ये रेगुलर मीडिया जो है वो उसके ऊपर हम रेगुलराइज्ड हैं, हम एक फ्रेमवर्क में हैं, वरना ये फायर वॉलों से ये बाकी नहीं रुकने वाला, ये बातचीत जारी रहेगी। आप सहाफ़ियों के ऊपर ज़्यादा बात ना करें, आप लोगों के लिए भी हेल्थ कार्ड का इजरा उन्होंने किया है, सहाफ़ियों पे आप मजीद ना करें, सहाफ़ियों पे कदगने लगाएंगे, सहाफ़ियों कुछ दे भी रहे हैं वो। चले देखेंगे ये कब आएगा कब नहीं आएगा। चलिए वक्त भी ख़त्म हो चुका, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। आप तमाम लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।